गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के, ठीक है, नेवी एमआर के जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। और अगर क्लास की बात करें तो यह जो क्लास है यह 25 है, ठीक है। और भी जो मैंने मैथ के क्लासेस करवा रखे हैं या तो जीके जीएस के क्लासेस, वह ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे रखा है, ठीक है। इसलिए आप जाके जरूर से जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा के रखे, ठीक है। और क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही धमाकेदार आज का क्लास होने वाला है, ठीक है। और ऑलरेडी जो मैं जो क्लास करवा चुका हूँ वह भी जो है बहुत ही धमाकेदार उसमें ही प्रश्न है। इसलिए आप एक काम करना, जैसे ही यह क्लास खत्म होगा, ठीक है, आप जाके जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला प्रश्न। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? विच टू प्लैनेट्स डज द अर्थ लाई बिटवीन? ऑप्शन मंगल बुध, मंगल शुक्र, बृहस्पति शनि, मंगल बृहस्पति। ओके, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो याद कर लीजिए, अगर पृथ्वी की बात करें, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी जो है मंगल शुक्र, इट मीन्स अगर बात करें मार्स या तो वीनस, इस दोनों के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रहों से संबंधित अगर प्रश्न की बात करें तो मैं लगभग, इट मीन्स लगभग कह सकते हो कि मैं जहाँ तक है मैं आपको वह बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब इससे एक फ़ायदा ये होगा क्या कि एक क्वेश्चन के साथ आपको 5 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन का नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आप एक काम करें, ये जो ग्रह टॉपिक है इसे आप नोट डाउन कर ले, ठीक है। ग्रह से संबंधित आपको आपको जो है जितना क्वेश्चन है सभी को कर लेना, ठीक है। जितना क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी को कर लेना है, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ग्रहों की बात करें तो ग्रहों से संबंधित मैं 1 2 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। अगर सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। याद कर लीजिएगा, सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है, जिसको कि मरकरी बोलते हैं, ठीक है। और अगर सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो याद कर लीजिएगा, सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति, इट मीन्स जुपिटर जिसको बोलते हैं, ठीक। अब उसके बाद लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? वो हो जाएगा अरुण, ठीक है। याद कर लीजिएगा, अरुण, इट मीन्स यूरेनस, ठीक है। अब उसके बाद बात करें क्या कि इट मीन्स लाल ग्रह, ध्यान दीजिएगा, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, मार्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लीजिए सुबह का तारा या सांझ का तारा या भोर का तारा, इस तरह से आता है, ठीक है। तो यह जो है शुक्र को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। और ये सब मैंने ऑलरेडी और भी वीडियोस मैंने पहले बता रखे, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख ले, वहाँ भी आपको इस तरह से रिगार्डिंग इट मीन्स इससे संबंधित मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा हो गया, ये शुक्र हो गया, ठीक है। अब शुक्र के बाद बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह, ध्यान दीजिएगा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह जो है कौन सा होता है? वह भी जो है हमारा शुक्र ही है। याद कर लीजिएगा, शुक्र, ठीक है। जिसे कि वीनस बोलते हैं, याद कर लीजिएगा, वीनस, क्लियर। अब उसी के बाद एक और क्वेश्चन आता है, नीला ग्रह। ध्यान दीजिएगा, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, तो नीला ग्रह जो है वह पृथ्वी को कहा जाता है, क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न। ओके, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेमिस्फेयर्स इज इंडिया लोकेटेड? ऑप्शन उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए मतलब उत्तरी और पूर्वी, ठीक है। अब चलिए इसे मैं आपको जैसे पृथ्वी का जो होता है ना ग्लोब बना के आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान देंगे, इस तरह से कुछ पृथ्वी है, ठीक है। आपको पता है 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, क्लियर, इतना तो जानते होंगे, ठीक है। अब बीच से इक्वेटर गया हुआ है, ठीक। अब बीच से जो है इक्वेटर, इसमें भूमध्य रेखा बोलते हैं जिसे, ठीक है, भूमध्य रेखा जिसे बोलते हैं। इसका जो अगर ऊपर वाले पोर्शन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला पोर्शन यह क्या है? उत्तर है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर है। और नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। और इस साइड मेरा ईस्ट हो जाता है, ठीक है। ईस्ट मतलब पूर्व कह सकते हो, इधर पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है ऊपर इस साइड में स्थित है। अब इस साइड कहने का मतलब हो गया उत्तर साइड, तो क्लियर है कि भैया यह जो भूमध्य रेखा है, इट मीन्स इक्वेटर है, इसके ऊपर है, मतलब उत्तर हो गया, उत्तर तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बात करें कि इस साइड मेरा स्थिर है, इसलिए यह मेरा पूर्व हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मेरा यह पूर्व हो गया, इसलिए मेरा उत्तरी और पूर्व या तो उत्तर पूर्व कह सकते हो कि वहाँ पे भारत स्थित है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। वन के रूप में उल्लेखित भारत का प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुमानित, द परसेंटेज जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया रेफर्ड टू एज फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड। ऑप्शन 17%, 19%, 21%, 23%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 19%। तो याद कर लीजिएगा, अगर भारत के प्रतिशत की बात करें, इट मीन्स जो वन की बात करें, ठीक है,
तो वह कितना है, 19% है। ध्यान दीजिएगा 19%, ठीक है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके जो नीचे रेड बटन है, ध्यान दीजिएगा नीचे रेड बटन से दबा के सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस हो उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्लियर, इसलिए आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो, ठीक है। क्लास जो है आपका एग्जाम तक चलता रहेगा, इसलिए बेफिक्र आप जुड़ जाओ, ठीक है। बहुत लंबा चलने वाला, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आइडिया भी मिल जाएगा, इसलिए आप जरूर से जरूर कर लो, ठीक है। भारत में सर्वाधिक अभ्रक और कोयला कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द मोस्ट माइका एंड कोल फाउंड इन इंडिया? ऑप्शन राजस्थान, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड, ठीक है। तो अगर भारत में अवरक की बात करें तो अवरक और कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? झारखंड। क्लियर, याद कर लीजिएगा, झारखंड में जो है अवरक और कोयला पाया जाता है। क्लियर। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? एक चीज मैं इसमें बता देना चाह रहा हूँ कि जब आप ये क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, इट मींस अभी जो मैं दे रहा हूँ ये वाला, इसमें आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए, नहीं भी आपको कुछ याद है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नहीं भी कुछ याद है फिर भी आप अनुमान लगा के कह सकते हैं हाँ आंसर क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, पहला कहा जा रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। क्लियर। सीवी रमन को यह पुरस्कार भौतिकी में 1930 को मिला। मदर टेरेसा को यह पुरस्कार शांति के क्षेत्र में 1979 को मिला। मदर टेरेसा को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला, ठीक है। अब चलिए मानते हैं मेरे को ये आंसर मालूम नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है, कि चलिए यह 1913 1930, इट मीन्स यह जो है 1913 1930 1979 और किस चीज़ में मिला, क्षेत्र, ये सब मेरे को मालूम नहीं, ठीक है। एक चीज़ गेस करना यहाँ पे कि पहले यहाँ कहा जा रहा है मदर टेरेसा को पुरस्कार जो है शांति के क्षेत्र में 1939 में 79 में मिला, ठीक है। अब अगला में कहा जा रहा है मदर टेरेसा को यह पुरस्कार साहित्य के लिए मिला गया। अब एक बात बताओ, अब यहाँ शांति भी है साहित्य भी है, ठीक है। तो एक चीज थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो अगर इट मीन्स हल्का फुल्का भी याद है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सीधा है कि इनको जो है शांति के लिए मिला था पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, शांति के लिए इनको पुरस्कार मिला था, ये साहित्य में नहीं मिला था। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ शांति रहता तब थोड़ा मान भी लेते, बट यहाँ शांति है यहाँ साहित्य है, ठीक है। इसलिए इसका हम क्या कह सकते हैं कि भैया दोनों में से किसी एक ही क्षेत्र में इनको मिला है, इतना हमें जानकारी मालूम है, तो पक्का है क्या कि यहाँ शांति मिला होगा, क्योंकि यहाँ इस भी दिया हुआ है और यहाँ पे इस भी नहीं भी है, और साहित्य में वैसे भी इनको नहीं मिला था। थोड़ा सा इट मीन्स बहुत सारे बच्चे लक भी ट्राई करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्लियर। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मदर टेरेसा को जो है पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं मिला था, सॉरी मिला था लेकिन एक्चुअली में नहीं मिला था, ठीक है। मदर टेरेसा रिसीव्ड दिस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। क्लियर। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह तो खैर नहीं मिला था, यह गलत है, बाकी ऊपर जो है वह तो सही है, उसे तो आपको याद करना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि रविन्द्रनाथ को साहित्य में मिला था, ध्यान दीजिएगा किससे मिला था, साहित्य में मिला था, ठीक है। अब कब मिला था, 1913, याद कर लीजिएगा 1913 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर। अब सीवी रमन को हो जाए भौतिकी के क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में मिला था। क्लियर, 1930 में मिला था, ठीक। अब मदर टेरेसा की बात करें, इनको जो है शांति के लिए मिला था, किसके लिए, शांति के लिए मिला था, और कब मिला था, 1979। क्लियर, ओके। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ दीन ए इलाही रिलीजन? ऑप्शन अकबर, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। याद कर लीजिएगा, दीन ए इलाही धर्म का स्थापना की बात करें, ठीक है, दीन ए इलाही की बात करें तो वह जो है किन के द्वारा स्थापना किया गया था, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा अकबर, ठीक है। अब इनमें अगर बात करें, चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि अकबर का, ध्यान दीजिएगा, अकबर इट मीन्स अकबर नहीं, जैसे मुगल शासन की बात करें तो मुगल शासन का जो है अंतिम शासक कौन था, ठीक है। तो मुगल शासन का अगर अंतिम शासक की बात करें, हो सकता है कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसलिए आप हो सकता है आप में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा बहादुर शाह द्वितीय, ध्यान दीजिएगा बहादुर शाह द्वितीय या तो बहादुर शाह जाफर जिसको बोलते, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। क्लियर। तो यह मुगल का जो है अंतिम शासक था, आप एक काम करें इसे याद कर ले। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कृति है, ठीक है। तो हु वर्क इज, इट मीन्स हुज वर्क इज द फेमस पोर्ट्रेट मोनालिसा? ऑप्शन पिकासो, लियोनार्डो द विंसी, एम एफ हुसैन,
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत ही फेमस पेंटिंग है, आपको पता होगा, ठीक है। और यह जो है किनके द्वारा बनाया गया था, तो याद कर लीजिएगा, लियोनार्डो द विंची। विंची ऐसे विंची होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, लियोनार्डो द विंची। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। क्लियर, याद कर लीजिएगा, बहुत ही फेमस पेंटिंग है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। क्लियर। तो क्लास में आगे बैठने से यार अभी तक सब्सक्राइब ने लाइक अगर नहीं किए हो, ध्यान देना, लाइक नहीं किए और क्लास में मजा आ रहा है, ठीक है। लाइक नहीं किए और तो जाके लाइक कर देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लाइक करते हम लोग को लगता है यार कि हाँ बच्चे को जो है क्लास पसंद आ रही है, इसलिए आप एक काम करो, लाइक जरूर से जरूर जाके कर दो, और शेयर करो, ठीक है। शेयर आप लोग करते नहीं हो, ठीक है, शेयर करो ताकि इससे जो भी मतलब और भी बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे तो क्लास करने में मजा आएगा, आपको और भी बेनिफिट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप एक काम करें, शेयर जरूर से जरूर कर ले। क्लियर। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। ओके। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ऑन विच डे इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। ऑप्शन 29 अगस्त, 8 मार्च, 28 फरवरी, 23 फरवरी, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करें, इट मीन्स 28 फरवरी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। मैंने प्रीवियस क्लास में 28 फरवरी को भी करवा दिया है, ध्यान दीजिएगा, 28 फरवरी को भी करवा दिया और 8 मार्च को, दोनों को मैंने करवा दिया है, ठीक है। चलिए, याद नहीं है, थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 28 फरवरी हो गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। और 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च का हो जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, क्या है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। क्लियर। अब इसके बाद 29 अगस्त को क्या आता है, 29 अगस्त को अगर बात करें तो नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। क्लियर। यह 3 चीज को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ऑप्शन MS स्वामीनाथन, APJ अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, यशपाल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन। याद कर लीजिएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें, हरित क्रांति, तो कौन थे, MS स्वामीनाथन, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना को विमान वाहक पोत, ठीक है, एडमिरल गोर्स्कोव की निम्न में से किस देश ने आपूर्ति की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सप्लाइड द एयरक्राफ्ट कैरीड एडमिरल गोर्स्कोव टू द इंडियन आर्मी। ऑप्शन इजराइल, फ्रांस, रूस, जर्मनी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर एयरक्राफ्ट यहाँ पे विमान कहा जा रहा है, विमान वाहक, ठीक है, तो यहाँ पे यह जो है एयरक्राफ्ट नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एयरक्राफ्ट नहीं होगा। क्लियर। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन सी, याद कर लीजिएगा, रूस, ठीक है। रूस की बात करें तो रूस के द्वारा ही जो है यह जो आप देख रहे हैं एडमिरल गोर्स्कोव जो उसका सप्लाई किया जाता है, ठीक है, इंडिया में। चलिए अगला प्रश्न, किरचॉफ्स के नियम के अनुसार निम्नलिखित तौर पर वस्तु की उत्सर्जन क्षमता एवं अवशोषण क्षमता का अनुपात निर्भर करता है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, द रेशियो ऑफ द एमिशन एफिशिएंसी एंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट। ऑप्शन, पृष्ठ की प्रकृति पर, ठीक है, वस्तु के आकार पर, केवल वस्तु के ताप पर, वस्तु के ताप व विकर्ण की तरंग दैर्ध्य पर, ठीक है। तो इसका याद कर लीजिएगा कि वस्तु के ताप व विकिरण के तरंग दैर्ध्य पर। क्लियर। एट द वेवलेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हीट्स एंड रेडिएशन, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न, सरल आवर्त गति में किसका मान स्थिर नहीं रहता, हुज वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट इन द सिंपल पीरियोडिक पीरियड, ठीक है। ऑप्शन, आयाम, आवर्तकाल, वेग, आवृत्ति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, वेग, ठीक है, वेलोसिटी। याद कर लीजिएगा, वेग, वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर आप लोग वैसे कोई SSC GD के बच्चे हैं तो हमारे चैनल पे जो है आपको SSC GD का भी क्लास मिल जाएगा और उसका भी क्लास करवाया जाता है। इसलिए आप एक काम करें, जरूर से जरूर जुड़ जाए, ठीक है, क्लास करने आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। और मैथ की बात करें तो मैं बार बार बोलता हूँ यार, मैथ तो मैं धमाकेदार करवाता हूँ, ठीक है। रीजनिंग का भी वहाँ क्लास चल रहा है, ठीक है। अब उसके साथ GK GS की बात करें तो GK GS का भी क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप एक काम करें, जाके जरूर से जरूर देख लेना, जब यह क्लास एंड होगा आप एक काम करो, जाके देख लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, शराब के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज अल्कोहल। ऑप्शन, मेथिल, मतलब मिथाइल होगा, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, मिस्टेक हो गया, इथाइल अल्कोहल, दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, इथाइल अल्कोहल। याद कर लीजिएगा कि शराब के रूप में कौन सा पदार्थ का प्रयोग मतलब उपयोग किया जाता है, तो इथाइल अल्कोहल, ठीक है। हो सकता है आप कंफ्यूज करें मिथाइल इथाइल में, इसलिए याद कर ले, मिथाइल नहीं इथाइल होता, क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। क्लियर। तो आई थिंक आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार, कंजूसी कर रहे हो, जाके लाइक तो कर दो।
निम्न में से कौन सा ऊष्मा सर्वोच्चतम चालक है? ठीक है, इट मीन ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? ऑप्शन कांच, लकड़ी, चांदी, तांबा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी। तो आपको पता होगा, अगर विद्युत के सुचालक की बात करें तो वह जो है सबसे अच्छा सुचालक जो है वह भी मेरा चांदी ही है। क्लियर? तो अगर ताप की बात करें, ताप के लिए भी यही हो गया, और अगर बात करें बिजली की, ठीक है, तो उसके लिए भी यही हो गया। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। घड़ी की चाबी भरने में उसमें ऊर्जा संचित होती है। एनर्जी इज यू स्टोर्ड इन इट बाय फिलिंग द क्लॉक की। ठीक है, तो यह अगर बात करें, ठीक है, तो अभी के ज़माने में तो खैर आपको पता होगा सेल का इस्तेमाल करते हैं, इट छोटा सा जो बैटरी होता है टैबलेट के साइज़ का। बट अभी से पहले की बात करें, अभी से लगभग कुल 10-15 साल पहले, ठीक है, आपको जो बैटरी के साथ साथ जो एक और सुविधा आपको देखने को मिलता था। ठीक है, उसमें होता क्या था एक्चुअली में, जब आप चाबी घुमा देते थे ना, तो चाबी घुमाने के बाद उसमें बैटरी का कोई ज़रूरत नहीं होता था। ठीक है, उसमें बैटरी का कोई ज़रूरत नहीं होता था। ठीक है, चाबी घुमा देना है, ठीक है, चाबी घुमाने के बाद क्या होता है कि वह जो है 1 दिन 1.5 दिन तक वह घड़ी चल जाता था। ठीक है, चाबी घुमाने पे सोच लिए डेली बस आपको एक बार चाबी घुमा देना है बस। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ बात हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों ही इनमें से कोई नहीं। इसका अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। याद कर लीजिएगा कि घड़ी में अगर चाबी भरने की बात करें उसमें कौन सा ऊर्जा संचित रहता है, वह हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर बात करें गतिज ऊर्जा और यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स स्थितिज ऊर्जा, दोनों के बारे में मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर बात करें गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा का होता है ½ mv²। इसे स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर ले लेना। ठीक है, ½ mv²। अगर m की बात करें तो यहाँ द्रव्यमान है। ठीक है, v की बात करें तो वेग जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो यह जो है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब उसके बाद एक स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh। ठीक है, ओके, mgh मतलब मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू हाइट। इसमें मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया। क्लियर? तो मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू हाइट। ठीक है, यह हो गया पोटेंशियल एनर्जी, एट मीन स्थितिज ऊर्जा। तो मास आपका वही द्रव्यमान हो गया, और हाइट हो गया ऊंचाई, और जी जो है आपको पता होगा कि जी कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, आपको पता होगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोलते हैं। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो इसको कभी कभी 10 मान के भी चलाया जाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो 9.8 ही आपको लगाना है। क्लियर? इतना सारा क्लियर हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस जो इसके रिगार्डिंग पूछा जाता है। ठीक है, तो वो भी मैं क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि जब, ध्यान दीजिएगा, जब पत्थर जो है, ठीक है, पहाड़ पर से गिर रहा है, ठीक है, या तो नदी की बात करें, नदी जब किसी ऊपर मतलब पहाड़ से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसमें कौन सा ऊर्जा रहता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह जो है इसमें अगर कहा जाए तो इसमें दोनों ऊर्जा रहता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों जो है ऊर्जा आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आई थिंक सो आप आज के बाद आपका 1 नंबर फिक्स है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। 1 हॉर्स पावर के वाट होते हैं। वाट ऑफ अ हॉर्स पावर, ऑप्शन 725, 746, 546, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यह जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इस चीज़ को याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद कर लीजिएगा ऑप्शन बी, 746 वाट। 1 हॉर्स पावर के भी मतलब 1 हॉर्स पावर की बात करें, ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। ठीक है, अब इससे एक और क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक है, शक्ति की बात करें, पावर का, ध्यान दीजिएगा, पावर या शक्ति की बात करें, शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट। शक्ति का ऐसा यूनिट वाट। क्लियर? आप याद कर लीजिएगा, अगर पावर की बात करें या शक्ति का, तो ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट होता है। क्लियर? अब उसी में कार्य और ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, कार्य और ऊर्जा। ठीक है, तो कार्य और ऊर्जा की बात करें तो अगर वह पूछा जाए कि उसका एसआई इकाई क्या है, ठीक है, तो कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। ध्यान दीजिएगा, कार्य और ऊर्जा का जूल होता है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा, कार्य और ऊर्जा अगर रहे, इट मीन्स, चलिए इंग्लिश में बोल देते हैं। ठीक है, वर्क और एनर्जी की बात करें तो उसका अगर एसआई यूनिट की बात करें तो वह मेरा जूल होता है। क्लियर? अब एक और जूल और वाट के बीच रिलेशन आपको शो करना है। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड या जूल पर सेकेंड जो है बराबर वाट होता है। ध्यान दीजिएगा, जूल पर सेकेंड बराबर क्या होता है? वाट होता है। क्लियर? अब इसके बाद बात करें कि 1000, ठीक है, 1000 वाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट, वाट को जो है सिर्फ डब्लू से भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो 1000 वाट बराबर कितना हो जाता है? 1 किलोवाट। ध्यान दीजिएगा, 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट। ठीक है, अब यहाँ पे है एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमारे घर में जो बिजली का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो मीटर में जो यूनिट का इस्तेमाल होता है, यूनिट का भी संबंध इसी से है। ध्यान दीजिएगा, यूनिट का भी संबंध इसी से है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर, ध्यान दीजिएगा, 1 किलोवाट बराबर जो है, इट मीन्स वाट आवर बराबर जो है 1 यूनिट, यही कहलाता है। ठीक है, इसी को हम 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, मतलब
क्लियर है कि आप आई थिंक सो 5-10 क्वेश्चन इससे समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप गारंटी देता हूँ 1 नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। यार मजा आ रहा है, लाइक कर दो। आई थिंक सो लाइक नहीं कर रहे हो और शेयर भी नहीं कर रहे हो, जाके कर दो। सबसे बड़ा ग्रह है इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, ऑप्शन बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है, जुपिटर। अभी आपको पता होगा, अभी ऑलरेडी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी ऑलरेडी मैंने ग्रह से संबंधित आपको कुल 10 क्वेश्चन के आसपास बता दिया, ठीक है। अब सोचिए उसी में से एक लार्जेस्ट प्लेनेट आ गया। अभी आप अगर याद हो गया होगा, तो जब हम उसी वक्त बोले होंगे तो आपको याद अगर हो गया होगा तब तो बेहतरीन बात है। ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन बात है, क्लियर। बेहतरीन बात यह है क्या कि अभी आप तुरंत जवाब देते हैं, इसलिए यह आपको प्रॉफिट होता है, बट पता नहीं आपको याद हुआ या नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इससे संबंधित मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। और एक नहीं, ABCD है जो भी है, मतलब जितने सारे विटामिन सबके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आज वो तो मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा और 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा ही आपको बता दूंगा, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज काउज्ड बाय विटामिन डी डिफिशियंसी? ऑप्शन वेरी वेरी रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स, क्लियर। अब विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का अगर पूछा जाए कि भैया विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो चलिए रतौंधी होता है, या तो नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं विटामिन ए की कमी से, ठीक है। अब इसके बाद बात कर ले कि विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी, चलिए बेरी बेरी भी है, क्लियर। अब विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, क्लियर, स्कर्वी हो गया। अब विटामिन डी का तो आपको पता है कि भैया यहाँ रिकेट्स है, ठीक है। अब विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आता है, याद कर लीजिएगा, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आता है, ठीक है। अब विटामिन के कहा जाए, विटामिन के की कमी से क्या होता है? हीमोफीलिया रोग, ठीक है, हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया एक्चुअली अब होता क्या है कि खून का थक्का नहीं जमता, ध्यान दीजिएगा, खून का थक्का नहीं जमता, उसी को हीमोफीलिया बोलते हैं, ठीक है। वह जो होता है वह विटामिन के की कमी से होता है, याद कर लीजिएगा, विटामिन के की कमी से ऐसा होता है। चलिए अब एक तो एक्स्ट्रा क्या है मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अगर विटामिन ए को पूरा करना है, ठीक है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो याद कर लीजिएगा गाजर, ठीक है, किसमें? गाजर, ठीक है। और गाजर के साथ साथ हरी सब्जी का भी सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा आँख के लिए फायदेमंद होता है। आजकल के अगर जमाने की बात करें, आपको पता होगा कि सब इट मीन्स कह सकते हो यार, मोबाइल लैपटॉप इसी में बिजी है, टैबलेट वगैरह, यार तो आई एक तरह से कह सकते हो ज़्यादा वर्क में है, इसलिए आपको करना चाहिए यार, कम से कम कुछ नहीं तो इतना सारा खाना पीना मेंटेनेंस करके रखना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका आँख प्रॉपर रहे, ओके। अब चलिए इसके बाद 1-2 और मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन है कि अगर बात करें कि मतलब जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन ही पूछा जाता है, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो वह विटामिन है B, C, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन है B और C, क्लियर। यह हो गया जल के लिए, ठीक है। अब कहा जाएगा वसा, ठीक है, फैट्स जिसको बोलते हैं, फैट्स में इट मीन्स वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ठीक है। तो ADE याद कर ले, या तो KEDA कीड़ा, ठीक है, KEDE कीड़ा ही कर ले, क्योंकि यह बहुत फेमस है, आपको इजी मतलब कह सकते हो इजी वे में याद हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो है फैट्स मतलब वसा में घुलनशील होता है, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर ले, ठीक है। तो बस यह हो गया आपका क्लियर। अब इसके बाद एक काम आपको करना है कि विटामिन A, B, C, D, मतलब बी में भी आता है, B1, 2, 3 वगैरह वगैरह 5 वगैरह, सबका जो है रासायनिक नाम आपको याद कर लेना है, ठीक है। कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, ठीक है, साइनोकोबालिन, इस तरह से आपको जो भी है सबको याद कर लेना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपको नहीं मिल रहा है क्वेश्चन, तो आपका एक काम करो यार, हमको कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ाओ, मैं टॉपिक वाइज आप उसके बारे में जो है आपको विटामिन से संबंधित हर क्वेश्चन करवा दूंगा फिर से। ध्यान देना, मैं फिर से करवाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने विटामिन से संबंधित जो है 3 या 4 क्लास करवा दिया टॉपिक वाइज। अगर आप नहीं देखे हो तो आई बटन पर जाके देख लो, क्लास करने में मजा आएगा यार, मतलब 3 से 4 क्लास सिर्फ विटामिन से संबंधित कह सकते हो, अगर 90% क्वेश्चन आपका क्लियर है, जहाँ भी आएगा आप तुरंत बना लोगे, ठीक है। अगर वो देख लो, नहीं तो फिर से अगर एक होता है ना क्या लेटेस्ट क्या रहेगा, जीके वही है, फिर भी करवा दूंगा। आप ज़्यादा बच्चे को जुड़ो, मतलब जुटाओ, शेयर वगैरह करो, लाइक वगैरह करो, मैं जरूर करवा दूंगा, क्लियर। तो चलिए इतना क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए, श्वेत दीप्त वस्तु का ताप होता है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अ व्हाइट लाइट ऑब्जेक्ट? ऑप्शन 800 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 1600 डिग्री सेल्सियस। याद कर लीजिएगा, अगर श्वेत रक्त की बात करें, सॉरी, व्हाइट लाइट ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हाइट लाइट ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसका अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो कितना होगा? 1600 डिग्री सेल्सियस, क्लियर, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। ताप बढ़ने पर वस्तु की प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है? बढ़ता घटता क्या होता है, ठीक है। रिएक्शन
कोफिशिएंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन हीटिंग। ऑप्शन कम हो जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ती है या फिर घटती है, कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन एक, कम हो जाती है। याद कर लीजिएगा, कम हो जाती है, क्लियर, कम हो जाती है, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, ठीक है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर नीचे जो वही जो रेड बटन से दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि इस तरह के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोज है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट वीडियोज है उसका इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन पे आपको दिख जाएगा, इसलिए आप जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर बात करें इसका पीडीएफ, ठीक है, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ क्लिक करो, क्लिक करने के बाद वहाँ ज्वाइन कर लो, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, इजिली वहाँ डाउनलोड कर सकते हो, क्लियर। अब एक चीज़ और बात करें, अगर लिंक वर्क ना करे तो आप सिंपली टेलीग्राम पे जाओ, ग्रेविटी स्टडी सर्च करो, क्यूट सा लोगो देखो यार, अंदर जाओ, ज्वाइन कर लो, पीडीएफ मिल जाएगा, इजिली डाउनलोड कर लो, क्लियर। चलिए आज का क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में यार। लाइक शेयर कमेंट वगैरह सब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।